देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक सामने आ गया है। डेडलॉक होने की वजह भी सामने आ गई हैं, काफ़ी सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर डेडलॉक इस वक्त सामने आ रहा है। तो दूसरी जानिब हम जहाँ पे ये डेडलॉक का मामला है वहीं पर अब हम देखते हैं कि एक मरतबा फिर 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा और ये आगे हो गया है। जहाँ पर यह फैसला सुनाने की बात हो रही है वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 को मजीद इंक्वायरी के केस करार दे दिया है और उसमें भी मजीद जो है अब इंक्वायरियां शामिल होंगी। दूसरी जानिब जी अलीमा खान साहबा कहती हैं तासुर दिया जा रहा है बानी के बैकडोर राब्ते और चैनल से भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ पॉलिसियों के मुखालफत के सामने आ गई है और वो करने का उन्होंने फैसला भी कर लिया है। उन्होंने कह दिया है कि अगर हुकूमत पूछ के फैसले नहीं करती हमसे तो फिर हम भी नहीं साथ बैठेंगे। ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे। वहीं पर एक तरफ ये सारे मामलात हैं, वहाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वोकल नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा करने वाले, कराने वाले या करने वाले। और कुरम मसला जो कि बहुत ज़्यादा तवील होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा इस वक्त गंभीर हो चुका है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी हुकूमत से मौजूद हैं MNA हैं मुस्लिम लीग नून से नुज़हत सादिक साहिबा, मेरे साथ अहद अली शाह हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और नवाब इफ्तिखार है MNA पीपल्स पार्टी साहब। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया के पैनल में आज हमारे साथ मौजूद हैं और डिबेट के सिलसिले को बढ़ाएंगे और आगाज़ करेंगे। जी नुज़हत सादिक साहिबा की तरफ जाऊँगी। नुज़हत साहिबा, डेडलॉक हो गया, पहले तो मुज़ाकरात चल रहे थे, पहला फेज़ आया बड़ी गर्मजोशी के साथ, दूसरा फेज़ भी आया। अब ये जो डेडलॉक कायम हो गया है एक किस्म का हुकूमत और पीटीआई के दरमियान, उसकी असल वजह क्या है और ये डेडलॉक क्यों इस तरह से कायम हो गया है जब एक अच्छे माहौल में और काफ़ी खुशगवार माहौल में हम देख रहे थे कि मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया था। जी, थैंक यू सो मच रिदा फॉर टेकिंग मी ऑन फोन। देखिए, डेडलॉक अभी तो हमारी जो नीयत है गवर्नमेंट की, वो कोशिश यही कर रही है कि सामो तफहीम के साथ हम इनकी बातें सुने, इनको जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अच्छी नीयत के साथ शुरू हुए, तो उनको हल की तरफ जाना चाहिए। इनकी कोई हो जो डिमांड और जो उनमें यही कहा जा रहा है कि वो सामने रखें और वो बात करें उसके ऊपर और वो लिख के दे दें ताकि पता चल जाए कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह देखना चाहते हैं। और इकट्ठे सफर जो है ये अब आगे बहुत जरूरी है कि इकट्ठे चला जाए, बिकॉज पाकिस्तान मुतहमिल हो नहीं सकता किसी इस तरह की सियासत का कि जिसमें इंतशार हो या जिसमें हम अपने जो हमारा उड़ान पाकिस्तान अब उन्होंने जो लॉन्च किया है प्रोग्राम, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि एक माहौल ऐसा कंडूसिव दिया जाए जिसमें डेवलपमेंट हो, जिसमें एक्सपोर्ट के लिए गुंजाइश हो और हमारे बढ़ाने के लिए उसकी एक दूसरी तरफ पेशरफ हो सके और हम अपना टारगेट को अचीव कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए जिसका मैंने कहा कंडूसिव माहौल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट भी नहीं ये ना चाहेगी कि मुज़ाकरात ना हो और टेबल पे ना ही बैठे, बिल्कुल बैठे और बैठ के ही किसी भी जमहूरियत में चीज़ें जो रिजॉल्व हो सकती हैं वो इसी तरह हो सकती हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक नुज़हत साहिबा ये भी बताइएगा कि जैसे खान साहब कहते हैं 26 नवंबर को जो आओ उसका हिसाब देना पड़ेगा, हम नहीं भूलेंगे ना भूलने देंगे। इस पर जो जुडिशल कमीशन बिठाने की बात हो रही है, बनाने की बात हो रही है, ये एक बड़ा अहम मामला है इस सारे सिचुएशन में। दूसरी जानिब हम जहाँ देखते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई का एक और मामला है इन सारे मुज़ाकरात के अंदर, जो टर्म्स एंड कंडीशंस चल रहे हैं, एक ये भी अलग से मामला है। ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हुकूमत क्या समझती है कि ये इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन और बात हो सकती है इन चीज़ों के ऊपर? देखिए, एक तो उनके जो केसेस कोर्ट में हैं अभी तो उनका 13 को उन्होंने कहा है कि वो फैसला आएगा, लेट द कोर्ट्स डिसाइड। और वो जो रिजल्ट आएगा, जो सामने निकल आएगी बात कि ये है और ये हुआ था या नहीं हुआ था, वो तो कोर्ट ही बताएगा। ठीक है ना, उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती, वी हैव टू वेट फॉर द कोर्ट्स डिसीजन।
और दूसरी तरफ मैंने आपको फिर कहा कि ये जो इन्होंने कहा है कि डिमांड्स आप कह रही हैं कि उनकी दो उन्होंने डिमांड सामने रखी है, कमीशन की और रिहाई की का जो मुतालबा किया है, वो तो फिर लिख वो जितना कहा गया है तो बताएं कि वो क्या डिमांड्स हैं, किस तरह वो चाह रहे हैं, तो वो लिख के देंगे तो वो बात सामने आ जाएगी। अभी तो ये बात उस तरह उन्होंने जुबानी कही है ना, सो इट हैज टू बी इन राइटिंग, ताकि कल को वो ये हो ना जाए कि हमने तो नहीं ये कहा। तो लेट्स सी, ये सब क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लैरिटी आनी चाहिए, ठीक हो गया है। ये मैं भी आज जो खबर भी कोट हुई है इसी हवाले से, जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात की डेडलॉक की वजह सामने आ रही है, उसमें भी यही मैं पढ़ रही थी चीज़ें जो मेरे सामने आ रही थी कि जी उसमें भी यही बात हो रही थी कि हुकूमत कह रही है कि जी तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर मुतालबात नहीं दिए, जिसकी वजह से डेडलॉक की जो वजह बना है असल। मैं इसी पे बात कर लेती हूँ अहद अली शाह साहब से भी। अहद मेरे साथ मौजूद है। अहद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। ये जो हुकूमत इस वक्त कह रही है कि अभी तक तहरीरी तौर पे कोई चीज़ सामने नहीं आई है मुतालबात की सूरत में। असद कैसर साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, वो भी कह रहे थे कि जी 2 इजलासों में जो ज़ुबानी मुतालबात पेश किए हैं वो अब मिनट्स बन चुके हैं। तो क्या ये जो मिनट्स बन चुके हैं उनको तहरीरी तौर पे ब्लैक एंड वाइट में लाना क्या ज़रूरी नहीं समझ रही पीटीआई? और जो हुकूमत कह रही है कि अब वो जो 2 बेसिकली इजलास हुए थे उसमें जो बातें हुई थी उनसे 1 इंच भी आगे अब तक बात नहीं बढ़ सकी, जस्ट बिकॉज कि आपने जो मुतालबात हैं वो तहरीरी तौर पर अभी तक जमा नहीं कराए हैं। तो ये तहरीरी तौर पे जमा क्यों नहीं करवाए जा रहे, इसकी कोई ख़ास वजह है? और अगर कोई ख़ास वजह है तो बताइए, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब का भी मैं पढ़ी थी स्टेटमेंट, वो भी कह रहे थे कि जहां मुज़ाकरात शुरू हुए थे वहां से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। और इसकी वजह भी जैसे मैडम भी बता रही हैं कि जी कोशिश में है हम कि ये ब्लैक एंड वाइट में आ जाए। तो ये ब्लैक एंड वाइट में आना कितना ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, जिस तरह आपको हमारे जो असद कैसर साहब हैं आपको वो पहले भी बता चुके हैं कि ये जो हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, तो यही मिनट्स हैं और ये हुकूमत वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब आप बैठते हैं पार्लियामेंट के अंदर और आप स्पीकर के साथ बैठते हैं तो उनके साथ पूरा स्टाफ होता है, उसमें सुनने वाले भी होते हैं, उसमें लिखने वाले भी होते हैं, उसमें बोलने वाले भी होते हैं। तो ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ये हुकूमत वक्त की बनती है, क्योंकि अगर हुकूमत इतना भी नहीं समझती कि ये 24 नवंबर को लोग क्यों निकले थे, 26 नवंबर को लोगों ने गोलियां क्यों खाई, तो ये तो हम चीख के भी कह रहे हैं, हम खून दे के भी अपना कह रहे हैं, हम जेल में बैठ के भी ये कह रहे हैं कि भाई हमारे ये मुतालिबात हैं। तो या तो ये हुकूमत अंधी है या तो बहरी है, इनको समझ नहीं आ रही। और इनको तो हम अपने खून से भी लिख के लोग दे चुके हैं कि भाई हमें कैदी नंबर 804 की रिहाई चाहिए, हमें अपना मैंडेट चाहिए, हमें 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए, हमें 26 नवंबर की जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए। तो और ये हमें हमसे किस तरह लिख कर पढ़ कर हम तो इनको हर तरीके से बता चुके हैं कि पाकिस्तान की कौम क्या चाहती है और पाकिस्तान की कौम के क्या मुतालिबात हैं। अगर हुकूमत इतनी भी अहल नहीं है कि वो अपने ही जिस पार्लियामान में बैठ के वो हुकूमत के दावेदार बैठी हुई है, वो भी फॉर्म 47 से, तो उसको हमसे लिखा हुआ लेने की क्या जरूरत है? जबकि एक जमात की या हुकूमत से जब होती है बातचीत, वो बातचीत ही आगे जाके मिनट्स का हिस्सा बनती है। तो वही उसको हमसे जरूर लिखवाना, ये कोई किसी किताब में लिखा हुआ है या किसी आइन में लिखा हुआ है कि आपने जरूर अपने हाथ से हैंड राइटिंग पे लिख के आपने देना है अपने मुतालिबात। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है किस तरह की हुकूमत है कि इसको अपोजिशन की और इसके उसको अवाम के जज्बात की इतनी भी इनको खबर नहीं है, इतनी भी इनकी सेंस और समझ इनको नहीं है कि ये हमसे बार बार एक ही बात, ये मैं कहता हूँ ये तो कोई बड़ी चाइल्डिश बात है कि आप इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं कि भैया आपने अभी तक हमें लिख के नहीं दिया और हम इनको क्या करके दे। हम तो अपने खून से इनको लिख के दे चुके हैं कि अभी हमारे ये मुतालिबात हैं, हमारा एक ही मुतालबा है, हमारा मैंडेट है, हमारे वर्कर्स की रिहाई है, हमारे कायद इमरान खान की रिहाई है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई समझदार शख्स इस ऐवान में बैठा होता, अगर वो अवाम के मैंडेट से आता, तो मेरा ख्याल है उसको तो पहले वो, क्योंकि सियासतदान का काम ही होता है कि वो अवाम के पल्स को समझे। तो अभी तक इनको अवाम की पल्स की समझ नहीं आ रही। अल्लाह करे कि इनको बहुत जल्द समझ आ जाए और ये बहुत जल्द अपने घरों को वापस चले जाए। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आती हूँ नवाबजादा इफ्तिखार साहब। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, अभी दोनों जो हमारे मेंबर कौमी असम्बली है उनकी आपने बात भी सुनी, जो इस वक्त सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो हमें पता चल रही है इतलात, उससे ये भी है कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद जो
मुज़ाकरात के ये तीसरे दौर का मामला था, उसके लिए जो है स्पीकर ऑफिस से अभी तक मुज़ाकरात के तीसरे ऑफिस के लिए किसी फरीक ने राब्ता नहीं किया है, दोनों जानिब से अगर हम ये देख रहे हैं तो। और साथ ही जो खान साहब से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ चार्टर ऑफ डिमांड का फ़ैसला करेगी, जो बात हो रही है, जिसमें चार्टर मानने की सूरत में पीटीआई को हुकूमत से क्या तहरीरी मुआहिदा भी करना होगा, ये एक सवाल है। और पीपल्स पार्टी के भी नॉलेज में है ये सब कुछ। मैं ये देख रही थी कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं उसके ऊपर हुकूमत हमें ऑन बोर्ड नहीं ले रही। आज से मुझे याद है एग्जैक्टली 2 महीने पहले भी हम इसी पे बात कर रहे थे, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही प्रोग्राम में आए हुए थे पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जब भी यही बात हुई थी। जो बीच में बिलावल साहब जब लंदन जा रहे थे तो उससे पहले ये बात हो रही थी सारी, और उस वक्त भी ये बात हुई थी, उसका जिक्र भी उन्होंने किया था कि जी नाराज़गी है, और सीसी की मीटिंग से पहले भी। इस बात को भी 2 महीने हो गए, अभी फिर से वही बात सामने आ रही है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी हुकूमती पॉलिसियों पे हमें एतराज़ात हैं और खुल के मुखालफत करेंगे अब हम। तो ये जो इस वक्त मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, यानी कि पीएमएलएन के दरमियान ख़ास तौर पे, पीपल्स पार्टी इसको कैसे देखती है? क्योंकि अब देखिए अगर ये डेडलॉक फिर एक मरतबा आता है 2 फुल फ्लेज इजलास करने के बाद भी, और फुल फ्लेज जो है वो मुलाकातें होने के बाद भी, तो फिर इसका क्या फ़ायदा? और जो बात लिख के देने की हो रही है, तो इसमें क्या कोई कबाहत है कि जी लिखना ही ज़रूरी है? या फिर जैसे कि अभी इन्होंने एक टेक्निकल बात की अहद साहब ने कि जब स्पीकर का पूरा अमला बैठ के बात करता है तो वो मिनट्स बन जाता है उस मीटिंग का, और ये ऑफिशियली एक मीटिंग होती है जिसके मिनट्स और पॉइंट सारे नोट किए जाते हैं। तो क्या ऑलरेडी ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं आई होगी सारी चीज़? आप क्या कहते हैं? जी जी देखें, पहली तो बात यह है कि एज अ पॉलिटिकल वर्कर हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि ये जो है मुज़ाकरात आगे चलें और इसका कोई नतीजा निकले। और दूसरी बात यह है कि अपना हम तो तवक्को रखते हैं कि पीटीआई से भी कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा मुतालबा ना हो जो हुकूमत के बस में ना हो उसे पूरा करना, और हुकूमत को भी से भी हम ये तवक्को रखते हैं कि पीटीआई की तरफ से वो मुतालबात जो ये पूरा करने की पोजीशन में हों और उन्हें ना करें। इन्हें भी चाहिए कि उनके जो भी जायज़ मुतालबात हैं उसके ऊपर इन्हें अपना करना चाहिए, तरफ आना चाहिए जी। और जहाँ तक बात है कि ये रिटर्न, देखें जब आप इसके ऊपर कमेटीज बैठती हैं तो मुख्तलिफ बातें होती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का, उसमें अगर एक बात आई है कि रिटर्न, और मुझे उम्मीद है कि पीटीआई के जो लीडरशिप है वो एक तो है जो पब्लिक के सामने बयान, मगर वो इस नीयत से कि जब खान साहब के साथ जब तक हम मुलाकात ना कर लें जो उनकी तरफ से आया है, हम उस वक्त तक रिटर्न, क्योंकि वो फाइनल करेंगे खान साहब भी कि रिटर्न में आपने क्या क्या डिमांड्स करनी है। देखिए एक तो लफ्जी बात चल रही है, ज़बानी बातें, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कहता है जी ये स्पोक्स पर्सन नहीं है, ये हैं फलां, तो इस किस्म की मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। तो जब तक अल्लाह करेगा कि खान साहब के साथ जब मुलाकात इनकी होगी तो जो फाइनल डिमांड्स होंगी वो रिटर्न देंगे, और हमारा तो दोनों पार्टी से यही मुतालबा होगा कि वो भी कोई ऐसा मुतालबा ना करें जो इनके के लिए मुश्किल हो, और ये भी उनके जायज़ मुतालबात जो हैं उन्हें लाजमी मंजूर करें और उन्हें एक्सेप्ट करें, और मुल्क को आगे लेके चलने वाली बात। और अब बात रही इसकी अपना पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश की है कि पीपल्स पार्टी हम इनसे नून लीग से ना हमारी डिमांड है कि हमें कोई मिनिस्ट्रीज चाहिए या हम इनसे कोई वजारतें या कोई और मराहत मांग रहे हैं। हम इनकी असेंबली के अंदर भी सपोर्ट कर रहे हैं, असेंबली के बाहर भी, मगर जो मेजर जब ये वो चीज़ें करते हैं, जिस तरह अब मैरी टाइम्स का था या इनका बाकी मसले थे, जो इसका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है कादर पटेल साहब, उन्हें भी एतमाद, फिर सिंध गवर्नमेंट को भी जहाँ का ये मसला उन्हें एतमाद है। तो इन चीज़ों पे हमने वक्तन फ़वक्तन जहाँ हम समझते हैं कि ये बातें आवाम के लिए
और मुल्क के लिए बेहतर नहीं है तो वहाँ लाजमी हम वो उठाते हैं, सवाल ज़रूर उठाते हैं। और एक चीज़ बड़ी बात यह है कि हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और आइंदा भी इलेक्शन लड़ना है हमने। ये हमारा अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है। उन्होंने भी इलेक्शन में वोटों के लिए जाना है, हमने भी जाना है। तो हम सिर्फ हमारी कोऑपरेशन यही है कि मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि मैंडेट जिस तरीके से आया है, कोई दो पार्टीज ने मिलके ही, हमने तो पहले भी इलेक्शन से पहले भी पीटीआई से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपना प्राइम मिनिस्टर दें और आप चलें, और जब उनकी तरफ से ना हुआ तो फिर नून लीग के साथ, क्योंकि दो पार्टीज मिलके ही चला सकती थी गवर्नमेंट को और मुल्क को आगे ले जा सकती थी। ठीक हो गया। अब मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ नज़र साहब। नज़र साहब, अब अगेन वही वाली बात है कि क्या ब्लैक एंड वाइट में देना बहुत ज़रूरी है, जो मिनट्स वाली बात भी और टेक्निकल ये पॉइंट जो उठा रही है पीटीआई, आपका इस पे क्या राय है? जी जी, थैंक यू रिदा। मैं बीच में तक बात करना चाह रही थी। जी जब आपने गुफ्तगू का अंदाजा खुद लगाएं, पीपल्स पार्टी से भाई ने कितनी हमल के साथ कितनी अच्छे अल्फाज में बातें की हैं। ये कहा कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त जिस खड़ा है दोहराए पे, हमें आगे जाने के लिए पार्टी को इकट्ठे होकर मिलकर चलने की कोशिश करनी चाहिए और कर भी रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बात आपने गुफ्तगू सुनी, उसमें मैं अपने भाई को यही कहूँगी कि ना ये हुकूमत, मैंने कहा गूंगी है, बहरी है, ये क्या है? ये हुकूमत नेक नियति के साथ पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान जो है ना वो इस क्राइसिस से निकले और पाकिस्तान डेवलप्ड नेशंस की सफ में खड़ा हो। इंशाल्लाह ताला ये मेहनत सबको करनी पड़ेगी। अब इतनी बात पे कि अगर वो कह रहे हैं तो उनको लग रहा है कि अब जो ये डिमांड उन्होंने दी है वो लिख के नहीं, वो मिनट हो गए, तो कोई कबाहत नहीं है कि अगर वो उसमें लिख के दे दें तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा। इट्स द पास्ट रिकॉर्ड दैट इज डैमेजिंग इनकी तरफ से, जिसकी वजह से ये बात आ रही है। तो अगर ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा तो हुकूमत जो है वो जरूर देखेगी, वो जरूर इनकी कोशिश करेगी कि हम इनके मामला को इनको साथ चले ना लेके चले। दे आर ऑल्सो पोलिटिकल पार्टी। हम तो इस बात को एग्री से करते हैं कि वो है जो बात है, तो इसको भी साथ मुल्क की बेहतरी के लिए हमारा साथ देना चाहिए। हम सब इस वक्त नजरिया हमारा पाकिस्तान को हम और हमारे सबका जो एंड रिजल्ट है वो यही है कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी है और वो हमें आगे जाता हुआ नजर आए। तो उसकी कोशिश के लिए जरूर हुकूमत कोशिश करेगी कि उनकी बातों को भी देखें और सुने और नेकनीयती इसके साथ उस पर अमल करें। जो ये इससे डिमांड निकलती है या ये जो भी ये कहते हैं उसको देखेंगे, मगर ये चीजें रुकावट दे रही है इनको तो हल करने के लिए कोशिश करें और कोई सिंसियरिटी या कोई अपना जाहिर तो करें ना कि ये सिंसियर है उसमें, ये तो नजर आए ना। इनकी फिर एक बात एक दिन होती है, दूसरी दिन होती है। तो बेहतर है कि इस चीज को ये भी अपना हिस्सा उसमें डालें और आगे आए और आगे आके इस मुज़ाकरात का जो अमल है उससे तोड़ तक पहुंचाए। ठीक हो गया। चलिए, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पे जारी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ भी मैंने जाना है, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, इसके बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा फेज़, जिसके अंदर एक डेडलॉक कायम हो गया है और इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या हो सकता है। एक तरफ ये मामला है और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जहाँ ये सारे इश्यूज़ हैं वहीं पर दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि अब 190 मिलियन पाउंड केस का फ़ैसला भी आने वाला है और साथ ही साथ जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में मज़ीद इंक्वायरी का केस भी करार दे दिया गया है। तोशाखाना में माजी में जितने लोगों ने वहाँ से चीज़ें ली उसके ऊपर क्या राय है वो सबको मालूम है, लेकिन इस मज़ीद केस के ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं अहद अली शाह साहब हैं हमारे साथ जी दोबारा। अच्छा अहद अली शाह साहब, जहाँ पे ये मामला है वहीं पे आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस को भी मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया है और 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी अब 13 जनवरी को आने वाला है। क्या कहेंगे आप लोग इस पे? जी देखें, ये कोर्ट्स के मैटर हैं, हम नहीं चाहते कि हम किसी के बारे में कोई कमेंट्स दें या कोई रिमार्क्स दें, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में आईन और कानून की जो सूरत हाल है, इस मुल्क में जिस किस्म का निज़ाम मुसल्लत है
तो उसमें तो हमें किसी अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं है, मगर फिर भी हम चूंकि अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, तो हम नहीं चाहते कि हम अदालती मामलात पे किसी किस्म के तबसरे करें या किसी किस्म के कमेंट्स पास करें। ठीक हो गया है। अच्छा, मैं नुसरत सादिक साहिबा आपकी तरफ वापस आऊँगी। ये तोशा खाना के 2 केस को मज़ीद इंक्वायरी का जहाँ केस करार दिया है, वहीं पे मुझे बात याद आती है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। वो पहले ज़ाहिर सी बात है आप ही की पार्टी से थे, वज़ीर आज़म रहे हैं, और उसमें होते हुए भी जो एक स्कूल ऑफ थॉट है आप ही की जमात का, वो ये कहता था कि जी अगर आप तोशा खाना के केसेस चलाते हैं तो दैट मीन्स के भी सबसे पहले तो फिर मुझे भी अंदर करें। उन्होंने ये बात रिकॉर्ड पे की और बाकी सारे लोगों ने भी कहा, क्योंकि तोशा खाना से वक्तन फ़वक्तन तकरीबन सारी हमारी सियासी जमातें जो है वो फ़ायदा और वो जो हासिल करती रही हैं। तो फिर इस दौर में यही सवाल उठता है कि इस वक्त की ऑपोजिशन को क्यों इन केसेस में उलझाया गया है, क्योंकि ये केसेस आपके दौर में बने इनके खिलाफ। जी देखिए, ये तो बिल्कुल जितना भाई कह रहे हैं कि ये कोर्ट में है और ऑलरेडी कोर्ट के फैसलों को उसके प्रोसेस के अंदर हम अपनी राय क्या देंगे। डायनामिक्स हर एक के फर्क होते हैं, मगर मैं ये समझती हूँ कि तोशा खाना केस में इट विल बी क्लियर आई थिंक वंस कोर्ट डिसाइड्स कि क्या उनको प्रूव करेंगे कि उनका कसूर है या नहीं है। वो कोर्ट से फैसला उनका आने में मेरे ख्याल में तभी बात हो सके। अच्छा, ठीक हो गया। नवाज़ इफ्तिखार साहब, इसी पे ही मेरा आपसे भी सवाल है। जिस तरह से माजी में पीटीआई कहती रही है, जब पीटीआई की हुकूमत थी, कि जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड चलते रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस कहलाए जाते हैं सारे, तो इसमें पीटीआई कहती रही कि जी आपके दौर के ज़माने में पीपल्स पार्टी के जो है वो नून लीग पे केसेस बनाए गए थे, नून लीग के पीपल्स पार्टी, ये इस तरह के केसेस हैं अब जो हम देख रहे हैं जो पीटीआई पे बनाए गए हैं, वो आपकी हुकूमतों पे आपकी हुकूमत के दौर में बनाए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मुश्तरका हुकूमत आपकी और पीएमएलएन की है। तो हैविंग सेड दैट, जिस तरह से पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है, आहद अली साहब तो शायद 4 साहब बात नहीं करना चाहते जो, लेकिन मेजर लीडरशिप के स्टेटमेंट्स आपके सामने ही होते हैं, जिसमें उमर अयूब साहब हो जाएं, असद कैसर साहब हो जाएं, या चेयरमैन या बानी हो जाएं खुद, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ये जो केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड बनाए गए हैं वो आपकी हुकूमतों ने बनाए, जबकि हमने किसी के ऊपर केस नहीं बनाए थे। जी देखें, अगर गड़े मुर्दे उखाड़े हैं तो फिर तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि ये जो अपना इन सब के खिलाफ केसेस हुए और फिर वो सारे केसेस बंद केसेस दोबारा खोले गए, सारा कुछ हुआ और किसी पर मंशियात का केस डाला गया, किसी पर कोई केसेस, तो ये अपना गलतियां सबसे हुई हैं। अब ये कहा जाए कि जी गलती किसी से नहीं हुई, गलतियां हुई हैं। आपको याद होगा कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का जो चार्टर्ड साइन किया गया था वो भी इसी चीज पर था कि जो गलतियां हुई माजी में हम उन्हें नहीं दोहराएंगे, और एक दूसरे से माफी मांगी दोनों, उस वक्त बड़ी पार्टी जो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, और इन्होंने एक दूसरे से माजरत भी की और आइंदा के लिए भी इनका आपस में इस चीज पर हुआ। और हम तो यही चाहते थे कि पिछली गवर्नमेंट में भी, खान साहब की गवर्नमेंट में भी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी, बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, इवन अपोजिशन लीडर थे उस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ऑफर की कि इसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हम आगे लेकर चलें और आप भी बीच में शामिल हो जाएं, सब शामिल हों। इंतकाम में जो जायज कानूनी मामलात हैं वो बिल्कुल चलें, जिसने कोई जुर्म किया है, जिसने कोई किया है, उसके खिलाफ केसेस चलें। और हमने उस वक्त भी कहा कि हमें नहीं चाहिए कोई एनआरओ। जरदारी साहब जब पहली दफा उधर से इन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर पर लाया गया तो उन्होंने उसी वक्त उसी दिन स्पीच में उन्होंने कहा कि हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमें कोई चीज नहीं, मगर दो चीजें आप कर लें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। के वक्त बदलते देर नहीं लगती कि आज हम इधर बैठे हैं, कल हम उधर होंगे, आप इधर होंगे, ताकि एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी, हाँ जहाँ गलतियां हैं वो जरूर चलें। अब देखिए जरदारी साहब 13 साल उन्होंने वो अपना कैद भुगती और उसके बाद बाइज्जत बरी हुए, तो ये चीजें सारी अब कब तक, अब भुट्टो साहब का केस 45 साल बाद जाके अदालत ने कहा कि जी इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, और उनकी शहादत वाली बात जो है उसके ऊपर सारा मोहर लगाई उसने। तो कब तक इस किस्म का, अब मियां नवाज शरीफ साहब का देख लें कि जी वो बेटे से तनख्वाह न लेने पर
इस किस्म के जो है हमारी जुडिशरी पर भी सवालिया निशान है कि 135 में से 138-29 नंबर पर ऊपर है। उन्हें भी जुडिशरी के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी। हमें अगर इसे आगे लेकर डेमोक्रेसी को, अपनी इकोनॉमी को, मुल्क को आगे लेकर जाना है, हमने बहुत चीजें कर ली हैं। असेंबली में भी एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर ली हैं, बाहर भी कर ली हैं, हम वो जुगतबाजी भी हमने बड़ी कर ली है, हमने पॉइंट स्कोरिंग भी बड़ी कर ली है, गाली गलौज भी कर ली है, सब कुछ। अब खुदा के लिए सब चीजें कर ठहरे हैं, अब कोई चीज बाकी नहीं बची। अब मुल्क की बेहतरी के लिए आ जाएं, अब बैठ के इन मुज़ाकरात को कामयाब करें और इन दोनों तरफ से, जिस तरह मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है कि पीटीआई की तरफ से भी वो मुतालबात आए जो हुकूमत पूरी करने की पोजीशन में है, और हुकूमत भी नाजायज तौर पर उनके कोई ऐसे जो जायज मुतालबात हों उन्हें रद्द ना करे और उन्हें एक्सेप्ट करे और आगे हम चलें और मुल्क को आगे लेकर चलें। क्योंकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो एक बेहतर पाकिस्तान हमारे से तवक्को रखती हैं कि हम एक बेहतर पाकिस्तान उनके लिए छोड़ के जाएं। अब ये तुम्हारी तमाम लीडरशिप जो है, मेरा ख्याल है सब जो इस वक्त ऊपर है, ये 70 साल से ऊपर है। अब और कितना, अल्लाह माफी दे, मरना मैंने भी है, बाकियों ने भी है, नौजवान भी मर जाता है, बूढ़ा भी मर जाता है, मगर बात यह है कि और कितना हमने बोनस पे हैं सारे। अब मुल्क के लिए सोच के आने वाली नस्लों के लिए कुछ करके जाएं हम लोग, और एक बेहतरी का काम हम अगर कर जाएं कि दो चीजें, कि एक तो हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन करके जाएं, उसी को हम तौसीक करें, और दूसरा चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी, हमारा मुल्क भी आगे चल जाएगा, हमारे मुल्क में खुशहाली भी आ जाएगी और हमारी आइंदा वाली नस्लें भी हमें अच्छे अल्फाजों में याद करेंगी। ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए नुज़रत साहिबा की तरफ भी आऊँगी। मैं यही आपसे, मेरा सवाल यही था नुज़रत साहिबा, जैसे नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने इसको बड़े एलाबोरेटली एक्सप्लेन कर दिया पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे भी सवाल यही था कि वो तो चलें इसलिए नहीं कर रहे कमेंट के, वो उसमें एक पार्टी है पीटीआई जो है, लेकिन उनकी जो मेन लीडरशिप है, एक सेकेंड, उनकी जो मेन लीडरशिप है, लेकिन वो चूंकि वो नहीं करना चाह रहे एक इंडिविजुअली, वो एक अलग बात है, लेकिन आप तो सीनियर लोगों में है पार्टी के और समझती हैं चीज़ों को। मसला यही है कि जो उनकी लीडरशिप है उसकी तरफ से तो बार बार ये इल्ज़ाम आयद होते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस आपके दौर में आपकी हुकूमत होते हुए बनाए गए, जबकि वो ये क्लेम करते हैं कि हमारे दौर में एक भी पॉलिटिकल केस नहीं बना, हमने सिर्फ वो फॉलो अप किए थे जो आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए अपने दौर में, या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आपके ऊपर बनाए। जी देखिए, हमारे केसेस जो नवाबजादा साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि मियां साहब के ऊपर भी केसेस थे, राना सनाउल्लाह साहब पे भी केसेस थे, एहसन इकबाल साहब पे भी थे। कौन था जो जेल में गया और जिसने ये पूरा इसके अंदर से नहीं गुजरे? ये तमाम लोग गुजर चुके हैं इसमें से, और आपके सामने स्टेडफास्ट रहे, उन्होंने अपने फैसले उस पर छोड़ा और कोर्ट ने फैसले लिए, ठीक है ना? तो ये भी वेट कर लें, ये भी देख लें। इनका तो आपके सामने केसेस की जो नौयत है वो आपके सामने है। कैबिनेट की मीटिंग में खत खोला नहीं जाता और कहा जाता है कि ये इसको आप कर दें। 190 वाला जो केस है ये सबके सामने है ना, ये किसी से छुपी हुई बात तो नहीं है। तो इनके जो केसेस है, इनकी नौयत जो है वो आपके सामने है। कितना डिटेल में इससे आप बात करेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद इनका दूसरा वाला जो इनका पैसा खाने का केस, वो भी आपके सबके सामने है। तो किसने जाके रसीद का कहा और किसने जाके उन्होंने किस तरह उसको डिपॉजिट भी नहीं किया, गिफ्ट को दिया भी नहीं, और फिर ये सब कुछ ये किस तरह, ये सबके सामने चीजें हैं। होने गए ना, फिर ये कोर्ट बताएगा कि कौन गलत है कौन सही है। लेट द टाइम कम एंड देन वी कैन डिस्कस ये क्या हुआ। मगर ये कहना कि हमने बनाए केसेस, हमने नहीं बनाए, ये केसेस इनके अपने पैदा किए हुए हैं, इन्होंने खुद किया है तो ये केसेस आए हैं। ये बात बहुत फर्क है हमारे केसेस से। ठीक हो गया, बहुत फ़र्क है इस बात में। लेट द टाइम कम अप। बहुत शुक्रिया नुज़रत सादिक साहबा आपका, नवाबजादा इफ्तिखार साहब आपका, अहद अली शाह साहब का। हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। नाजरीन, इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।